Hello बच्चों, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about the group number 14. ठीक है, 14 जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा है? कार्बन फैमिली। वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव पे आपका स्वागत है। एंड आपको मेरे साथ बने रहना है जब तक ये यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाती और आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 14। देखो बच्चों, ग्रुप नंबर जो 14 के एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कार्बन, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, आपको लर्न कर लेनी है, बहुत ही इजी है। कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, दिस वन। अब इसका नाम आपको पता है क्या है? कार्बन है। अभी अभी मैंने बोला इसका नाम क्या है? सिलिकॉन। देखो बच्चों, नेम भी याद होना चाहिए। काफी बच्चे ऐसे होते हैं नेम याद नहीं होते, लेकिन बच्चों याद होना चाहिए। ठीक है, जर्मेनियम और इसका होगा टिन एंड इसका होता है लेड। ठीक है, अब इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? काशी। मतलब यहाँ पर जो का वर्ड है वो Ca कार्बन से है, दिस वन, एंड जो शी वर्ड है वो Si से है। ठीक है, अब आप ये कहोगे शी मतलब SH होता है, नो, यहाँ पर Si से है। काशी गए संत, संत मतलब S और यहाँ पर बिंदी जो है वो N को रिप्रेजेंट कर रही है, संत एंड प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पर P एंड B। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या है? काशी गए संत प्रभु, सब लोग काशी चले गए। ठीक है, आजकल के तो बच्चे जाते भी नहीं है कहीं भी, ये भी जितने भी धर्म वाली चीजें होती है वो तो करना पसंद ही नहीं करते, बट एक्चुअल में करनी भी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब अगर हम बात करें क्या इसके अकरेंस की, तो अकरेंस आपको याद होना चाहिए, आपको रिमेम्बर रखना है ये चीज की अकरेंस क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन होता है, कार्बन दिस वन, ये कार्बन जो होगा वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर 17th इसकी अबंडेंट होती है। एंड जो कार्बन होता है इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स प्रेजेंट भी होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 14 की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है भी। ठीक है, तो जो कार्बन है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। देन उसके बाद सिलिकॉन की बारी आती है। सिलिकॉन जो होता है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है किसके अंदर? इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर इसकी परसेंटेज पूछी जाए तो 27.7% होता है बाय मास। इसके मास का 27.7% अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम क्या था? थर्ड मोस्ट अबंडेंट, और सिलिकॉन क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो फर्स्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, जो ये जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम अर्थ क्रस्ट के अंदर रेयरली प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और टिन और जो लेड होता है इनकी अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंस तो होती है, अबंडेंस तो होती है जर्मेनियम से ज्यादा, और आपके पास जो यहाँ पर क्या है? कार्बन, उससे क्या रहेगी? कम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रिमेम्बर दैट अकरेंस सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये इसके अकरेंस की बात आ गई। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्या देखना है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को आपको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था? बहुत ही छोटा सा एक प्यारा सा मैजिकल नंबर याद होगा सभी को, याद करो अच्छे से। क्या था मैजिकल नंबर? +8, 18, 18, 32 एंड 32। याद है? तो एटॉमिक नंबर सभी बताएंगे मुझे कि क्या आएगा। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर हमें देखना है। एटॉमिक नंबर कार्बन का तो सभी को पता ही है, आपको मैजिकल नंबर याद होना चाहिए +8। यहाँ पर क्या करोगे? +18,
अगेन +18, देन क्या करोगे +32। आपको सिर्फ ये 5 ही लेने हैं, 6th नंबर नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसकी स्टडी हम नहीं करेंगे, लाइफ टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। तो ओनली 5 आपको मेंबर्स लेने हैं ग्रुप नंबर 14 के अंदर, जैसे हमने 13 में 5 लिए थे, सेम एज इट इज। ओके, तो एटॉमिक नंबर देखो कार्बन का आपको सभी को पता है कितना होता है 6। आई थिंक सिलिकॉन का भी मोस्टली बच्चों को पता होता है, कितना होता है 14। नहीं भी याद है तो 6 में +8 कर लो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। +4 यहाँ पर आपको क्या करना है, 14 इसका एटॉमिक नंबर। अब 14 में से प्लस करोगे 18 तो कितना आएगा 32। काफी बच्चों को ये भी याद होता है कि जर्मेनियम का कितना होता है, ठीक है। आप बच्चों क्या करोगे, 32 में आप +18 करोगे तो कितना आएगा 50। प्लस करके देखो 8 2 10 हो गया, 0 पावर 1 3 + 1 और पावर +1 कर लिया, 50 हो गया। 50 में आप प्लस करोगे 32 कितना आएगा, बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा 82, ठीक है। तो ये इनके एटॉमिक नंबर आ गए। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, बोरोन में क्या था NH2 NP1। अब बोरोन से अगला कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा NH2 NP2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर बोरोन फैमिली का याद है तो कार्बन फैमिली का आराम से हो जाएगा। P1 था उसमें, इसमें P2 है, बाकी स्टार्टिंग का एज इट इज रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है कि जो ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, जितने भी हैं वो सारे कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, सेकंड। दैट मीन्स यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2 2p2। यहाँ भी क्या आएगा 3s2 3p2। हम उसी फ्लो में चलते जाएंगे 4s2 4p2। बट यहाँ पर गैप क्यों छोड़ा मैम ने, क्यों छोड़ा पता है ना, बोरोन फैमिली में एक्सप्लेन किया था कि 4th पीरियड से 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 से 10 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3D10, क्योंकि n की वैल्यू देखो 4 है, 4 - 1 करोगे 3D आएगा, और D के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, मैक्सिमम मतलब 10 आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे 4D10 5s2 एंड 5p2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 6s2, ठीक है, ये इंक्रीज होती जाएगी एक सेल, 6s2 एंड 6p2। अब आपको पता है 6th पीरियड से आपके पास कौन से सीरीज स्टार्ट हो जाती है, F सीरीज, ठीक है, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4f14, जैसे आपके पास थैलियम में था सेम एज इट इज, ठीक है। थैलियम में भी यहाँ पर 4f14 था, यहाँ पर आपके पास जो लेड है उसमें भी 4f14 है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर P के अंदर 1 था थैलियम में, यहाँ पर 2 है, एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है हमें, क्लियर है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इजी है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम आज कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही इजी है, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हो, यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई भी बोल सकते हो। कोवेलेंट रेडियाई क्यों बोलेंगे वो मैं आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट कराऊंगी इनकी तब मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो देखो एटॉमिक जो रेडियाई है वो सबसे पहले आपको कंपेयर करनी है किसकी, ग्रुप नंबर 13 की एंड ग्रुप नंबर 14 की, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 और 14 में से
जो एटॉमिक रेडियाई है वो किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। बहुत ही इजी है, आपको ये ध्यान में रखना है। ग्रुप नंबर 13 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 14। क्या रीजन है? आप जब पीरियोडिक टेबल में कहा जाते हो गोइंग लेफ्ट टू राइट, क्या होगा बच्चों? लेफ्ट से जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं क्या इंक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होता है? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड हो जाते हैं और वहां पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई कम होगी, क्योंकि वहां पर जो आउटर सेल है वो न्यूक्लियस के थोड़ी क्लोज आ जाती है। ठीक है, तो बस रीजन आपको देना कि गोइंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेंस क्या कहोगे? एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप नंबर 14 will be less as compared to group number 13, compared to group number 13। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट इसमें बता दिया, ग्रुप नंबर 13 एंड 14 का कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम ग्रुप जो 13 और 14 की करने के बाद हम ओनली ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप की। ठीक है, तो सेकंड थिंग हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो एटॉमिक रेडियाई है ग्रुप नंबर 14 की, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। सिंपल सा पॉइंट है। तो आप सभी को पता है डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। बस तो यही है। तो सेकंड थिंग हम क्या कहेंगे? डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज क्यों होगी अब उसका भी रीजन पता होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कौन है? काशी गए संत प्रभु, फटाफट ये ऑर्डर देना है। एटॉमिक रेडियाई सबसे कम किसकी होगी? कार्बन की, फिर सिलिकॉन की उससे ज्यादा, जर्मेनियम की उससे ज्यादा, टिन की उससे ज्यादा, लैंड की उससे ज्यादा, लैड की सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इनमें भी जो ये दोनों हैं और जो ये दोनों हैं, इनमें बच्चों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होती तो इसी की है, बट इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। बस रीजन मैं अभी बताऊंगी। और यहां से अगर हम देखें तो इनमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो तो यहां पर सबसे फर्स्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा वेरिएशन क्यों नहीं है। पहले ये समझ लो कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज क्यों हो रही है। देखो फर्स्ट थिंग क्या कहती है कि न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही है, राइट। न्यू एनर्जी सेल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेकंड थिंग क्या कहता है? बहुत इजी, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, राइट। ये भी आ रहा है। थर्ड थिंग्स क्या है? बहुत इजी, कि जब सेल इंक्रीज हो रही है तो उनमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा और जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बहुत सारी सेल्स हो गई, तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन, दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम यहाँ पर ये भी कहेंगे शील्डिंग या फिर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो तीन चीजें हैं। अगर हम ये देखें न्यू एनर्जी सेल और जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये दोनों, सिर्फ ये दोनों ए एंड सी पॉइंट, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं।
और जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा दैट मीन्स एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे हियर न्यू एनर्जी सेल एंड शील्डिंग इफेक्ट विल बी ओवरवेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। क्लियर। अब ये पॉइंट आता है कि इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है एटॉमिक रेडियाई का, और इन दोनों में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब इधर समझो, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर नोबल गैस में छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ 3s2 3p2 सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे, 4 ही रहेंगे। देखो 2 + 2 4। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत इजी है, 3d10 4s2 4p2। नोबल गैस मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है, उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो बच्चों जर्मेनियम के अंदर किसकी एंट्री हो गई है, d ऑर्बिटल्स की एंट्री हो गई है, और d ऑर्बिटल के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, ये पुअर शील्डेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन कम करते हैं d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। तो पुअर शील्डेड होने की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डेड ऑफ d ऑर्बिटल्स या d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम के अंदर ऑफ या इन कर दो, जर्मेनियम के अंदर पुअर शील्डिंग होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम एज इट इज। आपको टिन और लेड का ध्यान रखना है। देखो बच्चों टिन के अंदर क्या था, 4d10 5s2 5p2, राइट। बट लेड के अंदर क्या था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के लिखना है 4f14, ठीक है, 5d10 एंड 6s2 6p2, ठीक है। तो लेड के अंदर क्या है, f ऑर्बिटल की भी प्रेजेंस है, ठीक है, d ऑर्बिटल के साथ साथ f ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पर जो शील्डेड है, इलेक्ट्रॉन्स को शील्डेड करने की जो कैपेसिटी होती है, जो इफेक्ट होता है वो और भी कम हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इन दोनों में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एटॉमिक रेडियाई का। अब न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियाई तो इंक्रीज होगी, बट कंपैरेबल ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, बहुत ही कम डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में भी। क्लियर है। तो ये आपका जो पॉइंट था एटॉमिक रेडियाई वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आप सभी को पता है कि आउटर सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करना है, लूज करना है, ठीक है, बाहर निकालना है। तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि जो ग्रुप नंबर आपके पास 13 था और जो ग्रुप नंबर 14 था उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप नंबर 14 की। एटॉमिक रेडियाई किसकी ज्यादा थी, 13 की, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है। क्यों, इसका क्या रीजन है, वी नो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब एटॉमिक रेडियाई आपको पता है तो साइज भी बता सकते हो। साइज किसका छोटा है, ग्रुप नंबर 14 का साइज छोटा होता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। साइज छोटा का मतलब क्या हो गया, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, टाइटली होल्ड होंगे, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन शो करेंगे तो साइज क्या हो रहा है, छोटा ही है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इजीली यूज होगा नहीं, आपको यहाँ से इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा दोगे दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप नंबर 14 की एज कंपेयर टू 13। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड बच्चों यहाँ पर ये है, हमें कहाँ जाना है, डाउन द ग्रुप जाना है, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि साइज क्या होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, देखो, काशी गए संत प्रभु, ये लिख दो।
अब आपके पास एक्सपेक्टेड जो है वो ऑर्डर ये आना चाहिए, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया है साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। लेड की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो टिन है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू लेड। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पर टिन की कम है एज कंपेयर टू लेड। अब इसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर लेड में क्या प्रेजेंट है, एफ ऑर्बिटल भी है और डी ऑर्बिटल दोनों है, और ये भी पुअर शील्डेड होता है, ये भी पुअर शील्डेड होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा काम करेगा एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। और जहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है वहां पर आप क्या कहते हो कि साइज थोड़ा कम, साइज तो कम नहीं होता लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पर साइज कम नहीं होगा क्योंकि न्यू एनर्जी सेल भी बढ़ रही है, ठीक है। अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन का, बाहर इलेक्ट्रॉन का, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब ये इजीली यूज नहीं होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू टिन। इसीलिए जो लेड है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है टिन से, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसमें एफ ऑर्बिटल भी है और डी ऑर्बिटल है, दोनों के पुअर शील्डेड होने की वजह से यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा कम काम करता है, यहाँ हम कहें प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। ज्यादा काम करेगा तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि we know that ionization enthalpy is directly proportional to the effective nuclear charge, right? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। क्लियर है, इस पॉइंट को अच्छे से माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम इसी के कुछ टॉपिक्स और हैं, पॉइंट्स और हैं, वो लेकर आएंगे। टेक केयर।